जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोग मतलब विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, और अभी जो एग्जाम चल रही फॉरेस्ट गार्ड और जेल पर ही उसकी एग्जाम की तैयारी यदि कोई कर रहा है, जिनका पेपर आने वाले कुछ दिनों में है, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जो भी है, यदि वो स्टूडेंट आप हैं तो आप इस वीडियो को घोलकर पी जाना। मतलब इसको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा एक एक चीज देखना, ठीक है, स्किप जरा भी मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वीडियो को थोड़ा 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, उसके बाद में फिर उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे दिए हैं और इन बीमारियों को, इन रोग को बहुत बारीकी से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे एमपीपीएससी की बात करो या फिर जितने भी स्टेट है उनके पीसीएस की बात करो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो देखो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये पार्ट 1 है, ये देख लो वायरस का, ठीक है, और इसी में हम सब कुछ पूरा कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद कुछ यदि कोई बचता है कोई चीज तो दूसरे वीडियो में आपको दूंगा, बाकी इसी में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है वायरस से होने वाले रोग है, मतलब वायरल डिसीज है। यहां पर एक शब्द को आप ध्यान रखना है, ऐसे रोग जो संक्रमण के द्वारा फैलते हैं या हवा के द्वारा फैलते हैं, तो इस टाइप के जो रोग होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वायरल डिसीज या फिर वायरल रोग। तो वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो अधिकतर हवा के माध्यम से ज्यादा फैलती, संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो ये है। तो अब यहां पर कौन कौन से रोग है, तो आज के इस वायरस टॉपिक का सबसे पहला वाला और सबसे खतरनाक जो रोग है वो है एड्स, ठीक है। क्या है एड्स? सभी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस बीमारी को जाना भी होगा, देखा भी होगा, और नहीं देखा तो जान ले। और कोई यदि इस टाइप में कोई ऐसी मिस्टेक करता है जिस वजह से ये वाली जो एड्स है, ये बीमारी आ सकती है, तो वो मिस्टेक ये वीडियो देखने के बाद वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो एड्स लिखा हुआ है, इस एड्स का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले ये देख ले, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है वो देख ले, ठीक है। तो यहां पर एड्स है AIDS, ठीक है। तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये इसका फुल फॉर्म है, या फिर ये बोलो कि एड्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। जब भी वैज्ञानिक नाम पूछे या फिर एड्स का फुल फॉर्म पूछे, यही है इसका, ठीक। अब हम बात करें आगे, और ये वाला जो रोग है, ये रोग सबसे पहले कहां पर खोजा गया इसको देखें, और इस रोग से क्या क्या हो सकता है ये भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ये देखें कि इसके खोज के बारे में देख ले। खोज इसकी सबसे पहले कहां पर की गई, तो इस रोग की मतलब एड्स की खोज सबसे पहले कहां पर हुई, तो अफ्रीका में हुई। कहां पर हुई? अफ्रीका में, ठीक। कब हुई? तो 1959 में ये देखा गया, ठीक है, पाया गया, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसकी खोज कहां पर की गई थी, तो अफ्रीका में 1959 में इसे देखा गया, मतलब ये पाया गया। क्लियर है। अब बात करें हम यहां पे हमारे इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहले एड्स का रोगी कहां पर मिला था, ठीक, किस स्टेट में मिला या फिर किस जगह पर मिला था, ठीक है। तो इसको यहां पर देख ले। यहां पर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका सबसे पहला जो रोगी है वो कहां पर मिला है? चेन्नई में, ठीक है। सबसे पहला एड्स रोगी कहां पर पाया गया? चेन्नई में। और कब ये पाया गया? तो ये 1986 में, मतलब इंडिया में एड्स ने जो एंट्री मारी वो कब मारी? तो 1986 में मारी, ठीक है। उसके बाद से जो एड्स की बीमारी है, हालांकि उससे पहले भी हो रहा होगा, ठीक, उससे पहले भी बीमारी होती है, लेकिन वो बीमारी क्या है कि मालूम नहीं पड़ती कौन सी बीमारी है, क्या है, ठीक है। जब पता चलता है कि हाँ ये वाली बीमारी, उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, तब जाके वहां से वो क्लियर होता है कि हाँ ये वाली जो बीमारी होगा, ऐसे लक्षण होंगे, तो ये बीमारी का नाम एड्स है, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से यहां पर ये भारत और इसकी खोज की बात हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहां पर इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखें कि जो एड्स रोग होता है, ये हमें ये तो पता है कि ये वायरस मतलब विषाणु की वजह से होता है, ठीक है। वायरस बोलो विषाणु बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब वायरस की वजह से होता है, तो इसका कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये एड्स होता है, ठीक है। तो यहां पर वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब शॉर्टकट में यहां पर हम बोलेंगे इसको HIV, क्लियर है, HIV। इसलिए यहां पर कई बार गवर्नमेंट इनके लिए कैंप भी लगाती है, फ्री हेल्थ चेकअप के लिए, और HIV की जांच भी होती है, ठीक। तो ये यहां पर है HIV क्या है, तो ये है विषाणु, विषाणु का नाम है मतलब वायरस है, वायरस।
ठीक है, किसका वायरस है? तो एड्स का वायरस है। एड्स इसी की वजह से होता है। क्लियर है? अब कई बार से कि यहां पर HIV का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है पिछले जो पेपर हुए पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है। लेकिन अब यहां पे HIV का फुल फॉर्म आने की संभावना तो है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वो कौन कौन से है वो भी आपको बताते जाऊंगा। तो वो यहां पर सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये कहां पर पाया गया, ये वाला, ठीक है। ये खोज को खास करके याद रखना, राइट। अब इसके बाद फिर HIV का यहां पर ये हुआ, तो ये जो HIV है ये किस तरीके से फैलता है या फिर जो एड्स है ये किस तरीके से होता है, आपको ये तो पता चल गया कि किस कारण से होता है। तो HIV विषाणु के कारण से होता है, HIV वायरस के कारण से होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म भी यहां पर है, ठीक। अब इसके बाद इसका कारण देख ले, यहां पर ये कारण मतलब किस तरीके से फैलता है, ठीक है। फैलने का कारण क्या है? एक से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचता है, ठीक। तो ये देखें यहां पर, तो ये यहां पर देख ले, तो सबसे पहला है वो सबसे मेन जो इसका कारण है वो है यौन संबंध। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगभग 20 और 30 के बीच में या फिर 20 या फिर 25 के इस एज में जो स्टूडेंट ग्रुप होते हैं या फिर जो भी युवा होता है, ठीक है, उसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अधिकतर लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही उन कामों में फंसने की वजह से, उल्टे सीधे कामों में फंसने की वजह से, इन संबंध में यहाँ पे ये लिखा है यौन संबंध, इन कामों में बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होता है या मेंढक की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, तीसरे चौथे स्थान तक इस तरीके से उछल कूद करता रहता है, तो उनमें अधिकतर ये बीमारी होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी एक व्यक्ति, मान लो से कि एक में हो सकता है वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसमें यदि एक में भी किसी में है एड्स, तो उसके पास जितना भी कोई भी उसके अट्रैक्शन में आएंगे, जितने भी कोई पुरुष आए जो भी हो, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ पर जाएगा, जहाँ जहाँ पर रिलेशन बनाएगा वहाँ पर सभी पर ये फैलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर है संक्रमित रक्ताधान। अब संक्रमित रक्ताधान क्या है? तो जिस व्यक्ति को एड्स है, ठीक है, मान लो से यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है, जिसको एड्स है, लगभग इसकी आखिरी कंडीशन है। लेकिन बहुत सारी एड्स जब होता है तब डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एड्स का शुरुआती लक्षण धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब शुरुआत में है एड्स काफ़ी टाइम तक तो मालूम नहीं पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में यदि उस व्यक्ति का रक्त जिसको एड्स हैं गलती से किसी और को दे दिया गया है तो फिर उसको भी एड्स होना संभावित है, ठीक है, फिक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे संक्रमित रक्ताधान का मतलब ये है कि एड्स के रोगी का रक्त किसी और को चढ़ा देना, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए कभी भी जब रक्तदान होता है, ठीक है, रक्त का दान होता है, शिविर वगैरह लगते हैं, तो उसमें ब्लड लेते हैं, ब्लड की पूरी सैंपलिंग वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसका चेकअप होता है, उसके बाद में उस ब्लड को वहां पर सेव किया जाता है, मतलब रखा जाता है, राइट, ये है। उसके बाद में फिर यहां पर सबसे बड़ा खतरनाक जो आज की जो वर्तमान स्थिति है, बहुत ही खराब कंडीशन है, और उस कंडीशन की वजह से यहां पर यह रोग होता है, वो क्या है? नशीले पदार्थों का सेवन करना। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और उसमें पूरी तरीके से डूबे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये जो रोग है एड्स, ये होने की संभावना होती है, ठीक। आपने कई बार देखा है, इसका लक्षण भी है, लक्षण भी आप जैसे कि देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। इसके लक्षण ये है कि यहाँ पे जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या फिर जिनको भी ये वाली बीमारी है या फिर ये रक्ताधान वाला दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जिसको एड्स हुआ है, जिसको क्या हुआ है? एड्स हुआ है, उसको आप यदि देखोगे तो उस रोगी का शरीर जगह जगह से फूला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति ऐसा है, ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है या फिर बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो स्किन होती है फूल जाती है। हकीकत में वो पहलवान टाइप का नहीं होता है, लेकिन वो फूल जाता है, ठीक है, उसका शरीर फूला हुआ दिखाई देता है, अलग ही दिखाई देता है जब बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो लक्षण होते हैं वो यही लक्षण होता है कि उसका जो रोगी का शरीर होता है एड्स के, जगह जगह से फूल जाता है, और उसके बाद में जब फूलता है शरीर तो उसका जो रक्त का प्रवाह है, ठीक है, यहां पर बता रहा हूं आपको इसके लक्षण, शरीर फूल जाता है, उसके बाद रक्त का जो प्रवाह है वो बाधित होता है, ठीक है, रक्त का फ्लो जो रक्त नसों में दौड़ता है
वो बाधित होता है, उसमें रुकावट आती है, और जब बहुत ज़्यादा रुकावट आना प्रारंभ हो जाती है तो फिर लास्ट में जाके अंततः उस रोगी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कई टाइम मतलब पहले कुछ टाइम में क्या हो, बहुत मतलब अच्छे हट्टे कट्टे थे, पहलवान टाइप के थे, लेकिन उनके उल्टी सीधी हरकतों की वजह से और कुछ उनकी बिगड़ी हुई आदतों की वजह से इन कामों में फंसते हैं। ठीक है, और अपने आप को इससे संक्रमित कर लेते हैं, और उसके बाद में वो कितना भी बड़ा पहलवान हो, इसका इलाज एकदम संभव नहीं होता है। जितने भी एड्स रोगी मतलब जिनके बारे में मैंने सुना है, ठीक है, वो उनका इलाज कितना भी कराया, कितना भी कुछ भी किया, लेकिन लास्ट में जाके उनको यही प्राप्त करना पड़ा। ठीक है, इसलिए पहले से ही सावधान रहना बहुत जरूरी है, जो युवा अवस्था में है, जो युवा पीढ़ी है। राइट, चलिए तो लास्ट में यहाँ पे आखिरी पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, अभी वर्तमान की दृष्टि से, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लिख के रख लेना है कि इसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उपचार मतलब इसकी दवाएं कौन कौन सी है। ठीक, तो इसमें सबसे पहली जो दवाई है वो सुरामिन है, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन, ये भी दवाई है किसकी, एड्स की। उसके बाद में अल्फा इंटरफेरोन, ये भी इसकी खास दवाई है, और जो नई दवाई है वो ये है AGT। ठीक है, आदि इन सभी दवाओं के अलावा और भी कुछ दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ क्या, एड्स। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और दूसरे रोग को यहाँ पर लेते हैं। तो अब यहाँ पर है दूसरे नंबर पे मेनिंजाइटिस। तो दूसरा रोग यहाँ पर कौन सा है, मेनिंजाइटिस। बहुत ही खतरनाक रोग है, यहाँ पर इसके बारे में जान लें। और अभी जो एग्जाम चल रही फॉरेस्ट गार्ड की जेल पर रहेगी, इसमें इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर रोज किसी न किसी पेपर में किसी न किसी को इस टाइप में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें कि मेनिंजाइटिस क्या है और इन्फ्लुएंजा क्या है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या है और ये कैसा रोग है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, ये कौन सा है, एक मस्तिष्क रोग है, मतलब दिमाग में होने वाला रोग है। ठीक है, मस्तिष्क में होने वाला रोग है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, क्या डायग्राम में देखिए, और डायग्राम के थ्रू सबसे पहले समझिए, उसके बाद में यहाँ पे जो मेन फैक्ट मैंने जो लिखे हैं खास उनको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, मैं साइड में हट जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि ये कहाँ पर होता है। तो मस्तिष्क में जो अग्र वाला भाग है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे आगे वाला जो भाग है, यहाँ पर इस भाग में ये वाला रोग होता है। अब कैसे कैसे होता, तो सबसे पहले ध्यान से देखना इस लेयर को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की साइड दिया है नॉर्मल ब्रेन। ठीक है, नॉर्मल ब्रेन, नॉर्मल मेनिंजाइस। ठीक है, तो नॉर्मल जब मस्तिष्क रहेगा तो कैसा रहेगा, तो ऊपर वाला डायग्राम देखें, ठीक है, जो गोले में है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर उसी के अंदर, ठीक है, पहले डायग्राम में उसी के अंदर देखें तो 3 लेयर आपको दिखाई दे रही, जिसमें जो दिमाग को पूरा घेरे हुए रहती है। ठीक है, हमारा जो माइंड होता है ये एक थैली के अंदर पैक होता है, जैसे हम पानी का पाउच लेते हैं उसी टाइप से यहाँ पे हमारा माइंड होता है, एक थैली नुमा संरचना में पैक होता है, लेकिन उसमें कई लेयर होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको देख ले, उसका नाम है ड्यूरामेटर, लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देख ले। उसके बाद उसके अंदर वाली जो भाग है, अंदर वाली जो लेयर है, उसको बोलते हैं अरेक्नाइड। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे, अरेक्नाइड। और फिर उसके बाद देख ले तो पायामेटर। ठीक है, पायामेटर। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लेयर आपको दिखाई दे रही, और तीनों लेयर को ध्यान से देखने के बाद में ये समझना है कि ये सामान्य मस्तिष्क की लेयर है, मतलब ये नॉर्मल मानव जिसको ये रोग नहीं है मेनिंजाइटिस, उसका यहाँ पे ये आकृति दी हुई है। लेकिन उसी के नीचे यहाँ पर देख ले, नीचे वाले में मेनिंजाइटिस जहाँ पर है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको तीनों लेयर, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर, ठीक है, तीनों का कलर आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों का कलर सेम हो गया, जबकि उससे पहले वाले में, नॉर्मल वाले में क्या था कि तीनों का अलग अलग था। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर नीचे वाले में तीनों का कलर सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो लेयर है, पायामेटर और अरेक्नाइड, ड्यूरामेटर, ये संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, ये किसी न किसी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन टाइप से फैला है। और ये संक्रमित जब होता है तो मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग होता है, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और आपको जब पता है कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, पूरा ये कंट्रोलर कहां पर है, यहां पर ही। ठीक, तो अब यहां पर आ जाए और बोर्ड पर देखें इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, ये देख लें सबसे पहले।
तो यहां पर इसके लक्षण आप देख लो। सबसे पहले क्या होता है, जब भी मेनिनजाइटिस जो रोग होता है ये होता है तो इसमें तेज बुखार आता है। क्या होता है, तेज बुखार आता है, फीवर आता है। और उसके बाद में जब थोड़ा सा ये रोग बढ़ता है, मेनिनजाइटिस थोड़ा सा बढ़ता है, तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इंसान बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, बेहोश भी हो जाता है। राइट, तो इतना खतरनाक यहाँ पर ये रोग है। और अब बात करें हम इसके कारण की, यहाँ पे कारण, तो कारण यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा जो माइंड है वो मेरुरज्जु और मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं क्या, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ये भरा होता है और ये द्रव जब संक्रमित होता है, इसी द्रव के माध्यम से ही वायरस संक्रमित करता है माइंड को, दिमाग को। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जब ये वायरस के कांटेक्ट में आता है या फिर किसी प्रकार से ये वायरस से प्रभावित होता है, तब ये तीनों लेयर प्रभावित होती है और मस्तिष्क पूरा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और ये रोग बढ़ जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका जो कारण है इसमें ध्यान रखना है कि सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का मेन रोल है, सबसे पहले इसी पर इफेक्ट होता है, मतलब ये इफेक्ट होता है, उसके बाद बाकी काम होता है। क्लियर है। फिर यहां पर देख लें तो इसका जो दवाई होती है वो क्या होती है, और यहां पर ध्यान रखना है, जितने भी दवाइयां मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा रही। ठीक है, पूछते हैं ये वाली। ठीक है, तो उपचार की बात करें मेनिनजाइटिस की, तो इसमें है मेनिनजाइटिस रोधी टीका आता है, जैसे पोलियो को टीका आता है। ठीक है, इसी टाइप से मेनिनजाइटिस रोग है तो इसका भी टीका आता है, पहले से ही टीका लगवा लेना जरूरी है ताकि ये रोग ना हो। ठीक, तो इस तरीके से है। हालांकि वर्तमान टाइम में सरकार ने हर एक टाइप का टीका निकाल लिया है और जिस भी बच्चे का जन्म होता है उसको बचपन में ही सारे टीके वगैरह कंप्लीट कर देते हैं ताकि उनको आगे चलकर इस टाइप की कोई भी बीमारी ना हो। क्लियर है। तो ये यहां पर हुआ है मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर यहां पर ये देख लें कि अगला वाला जो रोग है ये भी बड़ा खतरनाक है, एक महामारी बनकर कभी कभी उभरता है। ठीक है, जब ये आता है इन्फ्लुएंजा तो तबाही मचा देता है, जैसे कोरोना आया था उस कोरोना की तरह ही ये भी क्या है, खतरनाक है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पे कुछ वर्षों पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा टीवी पे कि इन्फ्लुएंजा वायरस से बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बहुत फैला था ये वायरस। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये है। और ये जो है इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जितने भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं ये वायरस मतलब विषाणु से होने वाले रोग हैं। और इसमें ये कौन सा वायरस है जो जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ठीक है, तो यहां पे उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजी। वायरस का नाम भी इन्फ्लुएंजी है। ठीक है, रोग का नाम भी इन्फ्लुएंजा है, बस ये इन्फ्लुएंजा रोग है और वायरस क्या है, इन्फ्लुएंजी है। ठीक, मात्रा का केवल फर्क है। ठीक, ये है। अब इसके बाद इसे फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लू भी कहते हैं। और उसके बाद इसके लक्षण की हम बात कर लें तो सिर दर्द, फिर पूरे शरीर में दर्द होता है। सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है, सिर दर्द होता है हल्का हल्का। ठीक है, उसके बाद में जब सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता है उसके बाद पूरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, तो फिर सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। और फिर लास्ट में ये तेज बुखार की कंडीशन होती है, बहुत भयंकर तरीके से बुखार आता है, पसीना पसीना इंसान हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये इसके लक्षण हैं। ठीक, और जितना जल्दी हो सके इसका इलाज करवा लें, जितना जल्दी हो सके लक्षण जैसे मालूम पड़े हॉस्पिटल चले जाए तो बहुत फायदे में रहते हैं, बाकी जो लेट कर देता है उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बात करें उपचार की, तो उपचार में दवाएं, जब हॉस्पिटल आप गए, ठीक है, आपको मान लो सके, समझ लो किसी जिसको भी हुआ है, जिसको भी इन्फ्लुएंजा रोग हुआ है, वो जब हॉस्पिटल जाता है तो उसमें उसको सबसे पहले कौन सी दवाई देते हैं या फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो यहाँ पर एक दवाई का नाम है टेरामाइसिन। क्या है, टेरामाइसिन। उसके बाद में फिर दूसरे कौन सी है, तो ये टेट्रासाइक्लिन। दूसरी दवाई कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन। इस तरीके से ये दवाएं हैं, जो मेन दवाएं हैं वो यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा बहुत सारी वो दवाएं रहती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, इसके साथ साथ में डॉक्टर क्या सलाह देता है, आपसे क्या क्या करवाता है। तो डॉक्टर फिर आपको एक पोटेशियम परमैंगनेट भी देगा और उससे गरारे करवाएगा, ताकि आपका जो मुंह है वो भी साफ रहे और किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो तो वो बाहर निकल जाए या फिर मर जाए। राइट, तो इसलिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल इस बीमारी के समय में करते हैं।
क्लियर है। तो यहां पर ये दोनों रोग कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लें एक बार, ताकि इस टाइप के बेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहें और हमारी जो आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए हम परफेक्ट हो पाए। क्लियर है। चलिए, तो इसको सबसे पहले यदि लिखना चाहे तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लें। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये चौथा यहाँ पर रोग है, चौथा और पांचवा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो चौथा यहाँ पर है पोलियो और पांचवा क्या है, डेंगू रोग। तो यहाँ पर जो पोलियो रोग है इसमें अधिकतर लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम होगी उसमें एकदम सिंपल लेवल पे नहीं देंगे, बीमारी सिंपल होगी लेकिन उसके अंदर का जो गहराई वाला जो डाटा होगा वो पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पोलियो जो बीमारी होती है किस कारण से होती है, जीवाणु से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है या फिर फंगी से होती है। आज के पेपर में ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, आज ही के पेपर में। ठीक है। तो ध्यान रखें इसको। यहाँ पर ये जो पोलियो रोग है ये वायरस से होने वाला रोग है और एक संक्रमित रोग है। ठीक। अब यहाँ पर ये किस वायरस की वजह से होता है, तो सबसे पहले वायरस का नाम देख ले, निस्यंदी विषाणु। क्या है, निस्यंदी विषाणु बोलो या फिर निस्यंदी वायरस बोलो, बात एक ही है। तो वायरस का नाम है निस्यंदी। ठीक है, निस्यंदी। क्लियर है। इस तरीके से अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें सबसे पहले कि ये जो पोलियो रोग है अधिकतर किस में होता है, तो ये 90% छोटे बच्चों में ही होता है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। और यहां पे फिर आगे बात करें तो प्रभावित अंग कौन सा है, यदि किसी बच्चे को ये रोग हुआ तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें यहां पर देखें तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान इसमें प्रभावित होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय नाड़ी संस्थान का इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है तो उसके हाथ पांव के इनके या शरीर के जो नसें होती है, बारीक बारीक तंत्रिकाएं होती है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जाम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर या फिर शरीर का सही तरीके से विकास नहीं होता है। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलियो बोलते हैं। क्लियर है। इसीलिए यहां पर यह शब्द लिखा है केंद्रीय नाड़ी संस्थान। राइट। ये अंग प्रभावित होता है। इसके अलावा फिर बाद में ये बात करें अगला वाला पॉइंट, तो अगला पॉइंट ये है कि रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक बच्चा पोलियोग्रस्त हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो दो है, ये वाले, एक ये वाला है और एक ये वाला, खास करके इसको ध्यान रखना है। क्लियर। अब फिर हम बात करें उपचार की, इसकी दवाई की, कि क्या दवाई है, इसके लिए क्या सुरक्षा है। तो यहां पर उपचार की बात करें तो सबसे पहले है साक टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, साक के टीके लगाए जाते हैं, साक टीके जिसको बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो साक ने ही की थी, इसलिए इस टीके का नाम साक टीके रखा। राइट। उसके बाद दूसरा है पोलियो ड्रॉप, जो हर किसी को पता है, अमिताभ बच्चन इसका एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पोलियो ड्रॉप जिसकी खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट सेबिन ने इसकी खोज की थी। ये काफी मात्रा में हर एक बच्चों को देते हैं। ठीक है, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलियो रोग यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद फिर यहाँ पर देख ले तो अगला वाला जो रोग है वो है डेंगू रोग। डेंगू रोग कितना खतरनाक है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस रोग के प्रभाव कई बार देखे जाते हैं। या फिर यदि किसी को डेंगू रोग हुआ है तो उसको ये समझ लो कि लगभग क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब अलग, मतलब उसके जो नज़ारा रहता है उसका बीमारी का, वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। तो इसको जो डेंगू रोग है इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोला यहाँ पे, मतलब जिसको भी डेंगू हुआ ये समझ लो उसकी जो सारी हड्डियां हैं वो टूट गई, समझ लो शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है, बुखार भयंकर तरीके से तेज रहता है, तेज फीवर रहता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं डेंगू को ब्रेक बोन फीवर। इसका मतलब ये है कि हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार यहाँ पे इसको बोलते हैं। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना है कि ये वाला नाम भी याद रखना है कि हड्डी तोड़ बुखार किस रोग का नाम है या किस रोग को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, ये डेंगू रोग को बोलते हैं। इंग्लिश में ब्रेक बोन फीवर, ये हिंदी में लिखकर भी आपको दे सकते हैं, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे इसके वाहक की बात करें तो वाहक क्या हो सकता है, तो डेंगू का वाहक सभी को पता है कि एक मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, उस मच्छर के अंदर ही होता है क्या, विषाणु होता है जो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और ये रोग फैलता है।
ठीक है। अब उस मच्छर का नाम क्या है, उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हर किसी को एक मच्छर का नाम याद पता होता है इसमें, वो है इजिप्ट, ये इडिस इजिप्टी मच्छर, ठीक है। एडिस इजिप्टी मच्छर ये सभी को पता है, हर कोई इसको रट के रखता है क्योंकि ल्यूसेंट में ये वाला अधिकतर लिखा रहता है, ठीक है। बाकी जो कॉमन वाली ल्यूसेंट है उसमें आपको डिटेल में मिलता है और उसमें ये भी लिखा हुआ है एडिस एल्बोपिट्स, ठीक है। एडिस एल्बोपिट्स ये भी मच्छर का नाम है। और दूसरा वाला जो है वो क्यूलेक्स फटिगंस, क्यूलेक्स फटिगंस, ये तीनों नाम याद रखना है। और अब यहां पर इसके बारे में पूछे जाने की संभावना कम है एडिस इजिप्टी मच्छर के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए इनमें से कोई सा भी एक मच्छर का नाम दे देंगे, ठीक है। इसलिए इन दोनों को खास करके याद रखना है, इसको नहीं भी रखोगे तो भी याद रहेगा, ये रटा हुआ है, ठीक। अब इसके लक्षण की हम बात करें तो लक्षण क्या है, जब भी ये रोग होता है किसी को तो आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम में सबसे पहले देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। अब डायग्राम में यहां पर ये देखें, और ये जो डेंगू रोग है सबसे पहले यहां पर ये देखें, जब भी ये रोग फैलता है तो बहुत तेजी से फैलता है, जब मच्छर वगैरह ये मतलब अधिकतर ठंड के टाइम में और बारिश के टाइम में, ठीक है। तो लगभग हॉस्पिटल के सारे वार्ड सब भरे रहते हैं इसी से, ठीक, ये है। और बाकी यहाँ पर इसका ये देख सकते हैं फोटो में कि अस्पताल में किस तरीके से क्या भीड़ है, यहाँ तक कि बेड भी कम पड़ जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर आगे देख ले तो यहाँ पे जो भी रोगी होता है उसके चेहरे पर पीतियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, पीतियाँ पड़ जाती हैं और फिर यहाँ पे ये तेज बुखार के साथ आगे बढ़ता है, क्लियर है। अब ये रोग हुआ और इसके बाद में फिर बढ़ते हैं हम, हेपेटाइटिस क्या होता है, पीलिया क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है, ठीक, किस कारण से होता है उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे रेबीज जो रोग होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं उसको, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार लिख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े फटाफट। इन जितने भी रोग अभी बाकी है वायरस से जुड़े हुए उन सभी को यहाँ पर खत्म करते हैं। और देखो यहाँ पे 6 नंबर का जो रोग है ये है हेपेटाइटिस या हीपेटाइटिस इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, हीपेटाइटिस, लेकिन इसके 2 नाम और है, वो ये है कि इसको पीलिया भी बोलते हैं, नॉर्मली हम पीलिया ही बोलते हैं, हेपेटाइटिस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जॉन्डिस ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जॉन्डिस और पीलिया, हेपेटाइटिस, ठीक, तीनों नाम सबसे पहले याद रखना है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें कि ये जो रोग है, डायग्राम में यहां पे देखना है ये रोग क्या है, किसको इफेक्ट करता है, तो ये लीवर रोग इसको बोलते हैं, लीवर से जुड़ा हुआ रोग है, लीवर से ही ये पैदा होता है, ठीक है। कैसे होता है तो आगे यहां पर देखो तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है बिलिरुबिन, क्या है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बोलते हैं या फिर बिलिरुबिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिलिरुबिन इसका मेन कारण है पीलिया होने का या जॉन्डिस होने का या फिर हेपेटाइटिस होने का, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा यहां पे देख लें। ये बिलिरुबिन होता है क्या है वास्तव में, बिलिरुबिन एक वर्णक है, पित्त वर्णक है, पित्त बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, लीवर के अंदर पित्त का निर्माण होता है, बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है और उसी को पित्त वर्णक बोलते हैं, जो हरा हरा पदार्थ टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लिख लें पित्त वर्णक, क्या है ये, पित्त वर्णक, वर्णक, राइट, ये है। अब ये कैसा होता है तो हरा दिखता, नीला नीला हरा हरा, लेकिन यहां पे ये क्या होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। तो इसी के कारण ये जब शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बनना चालू हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, पीलिया होती है, जॉन्डिस होती है या फिर हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, कहां बनता है, कौन बनाता है इसको, इसकी हम बात करें तो यहां पर ये कहां पर बनता है तो लीवर में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और लीवर में निर्माण सही तरीके से सिस्टमेटिक यदि होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका निर्माण यदि हम, इसका निर्माण क्या है, लीवर बढ़ा दे, क्या है निर्माण किसका, तो बिलिरुबिन का, बिलिरुबिन का निर्माण या फिर पित्त वर्णक का निर्माण बढ़ जाए और लीवर की कोशिकाएं जो इस बिलिरुबिन को या पित्त वर्णक को बाहर उत्सर्जित करती है वो सही मात्रा में नहीं उत्सर्जित कर पाए तो फिर शरीर में जो बिलिरुबिन बना है, लीवर में जो बिलिरुबिन बना है वो क्या होता है, शिराओं के माध्यम से ब्लड में मिल जाता है। कैसे, शिराओं के माध्यम से ब्लड में मिल जाता है। इसलिए फिर जिसको भी ये पीलिया होता है, जिसमें भी ये समस्या उत्पन्न होती है बिलिरुबिन की, तो उसका भी शरीर पीलिया की वजह से कैसा होता है तो यहां पर देख सकते हैं, आंखें पीली हो जाएगी, त्वचा पीली होने लगेगी, ठीक है, उसका जो शरीर है हल्का पीला होने लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सब कुछ पीलापन किसकी वजह से आता है तो बिलिरुबिन की वजह से ही आता है। एक सामान्य मानव में, सामान्य मनुष्य में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5
1.5 ml लगभग इतनी होती है, ठीक है, किसमें 100 ml में, पर 100 ml में इतना होती है, राइट, सामान्य में। लेकिन यदि इससे अधिक हुई तो फिर पीलिया होने की संभावना पूरी रहेगी। क्लियर। अब फिर यहां पर हम बात करें उपचार की, तो उपचार यहां पर देखें तो ठंड से बचाव सबसे पहला काम, जिसको भी पीलिया होता है ठंड से बचे, और उसके बाद जो भी खाना खाए कम खाना खाए लेकिन पौष्टिक आहार ले, ठीक है, कैसा पौष्टिक आहार ले, कम ले लेकिन पौष्टिक आहार ले, ठीक। तो ये है जॉइंटिस या फिर हेपेटाइटिस। क्लियर। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया क्या है या फिर रेबीज क्या है, तो यहां पर देख लें कैसे होता है। वायरस से होने वाला तो सबको आपको पता है कि हम वायरस वाली बीमारियां ही पढ़ रहे हैं, वायरस से होने वाले रोग ही पढ़ रहे हैं, लेकिन किस कारण से होता है, तो जब भी कोई पागल कुत्ता या फिर भेड़िया या फिर लोमड़ी काट ले तो उसके दांतों के थ्रू मनुष्य के शरीर में वायरस प्रवेश करता है और इस कुत्ते की वजह से क्या होता है, यहां पर हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज रोग होता है, राइट। सबसे पहली बात यह है कि हाइड्रोफोबिया और रेबीज किस वजह से होता है, तो एक डॉग या फिर भेड़िया या फिर लोमड़ी के काटने की वजह से होता है। वो भी कौन सी लोमड़ी या फिर कुत्ता, जो पागल कुत्ता हो, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो से कि ये रोग हुआ, किसी को रेबीज रोग हुआ, तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, ये यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है पूरी तरीके से, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, मैसेज ट्रांसफर करने वाला सिस्टम है, वो प्रभावित हो जाता है। और जब वो प्रभावित होता है तो फिर जिसने भी काटा है मनुष्य उसकी तरह ही व्यवहार करने लगता है। सपोज कुत्ते ने काट लिया तो जिसको रेबीज हुआ कुत्ते के काटने की वजह से, वो कुत्ते की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। उसको पानी से डर लगेगा, ऊंची आवाज में यदि कोई बोलता है उससे डर लगेगा उसको, और उसकी जो आवाज है कुत्ते के भौंकने की आवाज जैसे ही बन जाती है, और उसके मुंह से जैसे कुत्ते की लार टपकती, ठीक वैसे ही वो व्यक्ति को भी होता है, ठीक। तो इसलिए यहां पर ये जो हाइड्रोफोबिया जब भी किसी को होता है या फिर जब भी किसी को कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो फिर क्या करते हैं, तो यहां पर इसके लिए एक पोटेशियम परमैंगनेट का घोल आता है या फिर एक दवाई टाइप से आता है, उससे जहां पर भी कुत्ता काटा वहां पर धो देते हैं, या फिर नॉर्मली जो साबुन होता है कौन सा, कपड़े धोने वाला, उससे भी कई बार धो देते हैं, घिस देते हैं, तो उसके जो रेबीज के जो जीवाणु वायरस है वो क्या होता है, मर जाता है, और उस धोने की वजह से रेबीज होने से इंसान बच जाता है, ठीक है। लेकिन जब कुत्ता काटे उस टाइम तुरंत ये काम करना पड़ता है, ठीक है ये। और बाकी यहां पर आगे हम बात करें तो अगला वाला जो रोग है वो है स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक, ठीक है, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं इसको। तो यहां पर ये स्मॉल पॉक्स क्या है, और फिर यहां पे साथ में लिखा मैंने छोटी माता चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों सेम बीमारियां हैं, एक जैसी बीमारियां हैं, ठीक है। और दोनों के लिए यहां पर चेचक के टीके लगते हैं, चेचक इसके टीके लगते हैं, दोनों को यही लगते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, यहां पर देख लें, इस बच्चे को यहां पर चेहरे पर देख लो, तो इसके चेहरे पर यहां पर क्या है, लाल लाल फुंसियों टाइप से दिख रहा है आपको, ठीक है, दाने दाने यहां पे निकल आए लाल लाल। और ये आगे चल के क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसके अंदर पानी भरने लग जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है। अब ये किस कारण होता है, तो वायरस की वजह से ही होता है ये दोनों रोग, चेचक और छोटी माता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है। वायरस की वजह से होता है, तो चेहरे पर जब भी ये इस टाइप के दाने लगते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, जब फूटते हैं, ठीक है, तो उसके चेहरे पर घाव हो जाता है, दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बीमारी है ये कौन सी है, चेचक या फिर छोटी माता, दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम बात करें तो यहां पर ट्रोकोमा एक रोग है जो भी वायरस से ही होता है, ठीक है। और ये ट्रोकोमा कहां पर होता है, कैसे होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आंख प्रभावित होता है, ठीक है, आंखें प्रभावित होती है। अब आंखों का जो कॉर्निया होता है, हमारे यहाँ आंखों में सबसे ऊपर वाला कॉर्निया, तो ये कॉर्निया में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब इस कॉर्निया की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें सूजन आ जाती है। तो इस टाइप से आंख प्रभावित होती है, और उसमें क्या है कि दिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, जब कॉर्निया प्रभावित होता है तो आंख प्रभावित होगा, दृष्टि बाधा होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ट्रोकोमा रोग ही होगा। तो जब भी कॉर्निया में वृद्धि हो, मतलब समझ लो वहां पे क्या है, ट्रोकोमा रोग है। अब इसके लिए हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कौन सी दवाई देते हैं, सबसे पहले तो वो है पेनिसिलिन दवाई, ठीक है, पेनिसिलिन
ये दवाई देते हैं, और उसके बाद में जो दूसरी वाली जो दवाई है वो क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, 2 दवाएं नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, एक पेनिसिलिन और एक क्लोरोमाइसिटिन। जब भी आंखों में दर्द होता है, कुछ लग जाता है या फिर कोई सूजन वगैरह आती है तो उसमें ये दवाएं इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और लास्ट में 2 रोग और बचते हैं, उन दोनों को भी हम कंप्लीट करते हैं। एक खसरा है, एक गलसुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लें एक बार, उसके बाद में फिर उन दोनों को कंप्लीट करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 2 रोग यहाँ पर बाकी है, इसको कंप्लीट करें। ठीक है, और अब यहाँ पर 12 पूरे जितने भी वायरस से होने वाले रोग है सारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 11वें नंबर पे कौन सा रोग है, तो गलसुआ रोग है। अब गलसुआ रोग क्या होता है, तो यहाँ पर देख लें इधर। ठीक, गलसुआ रोग क्या होता है, इस रोग की वजह से यहाँ पर, ठीक है, सूजन आ जाती है, फूल जाता है। ठीक है, और ये किस वायरस की वजह से ये रोग होता है, तो ये मम्पस वायरस की वजह से ये रोग होता है। क्लियर है? अब ये इसका क्या है, कारण है कि गलसुआ रोग का कारण क्या है, तो मम्पस वायरस है, ये वायरस का नाम है। ठीक है, मम्पस। क्लियर है? अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसकी हम बात कर ले, तो इससे लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। ठीक है, लार ग्रंथियां इधर की साइड होती है, इधर की साइड होती है, तो लार ग्रंथियां प्रभावित होती है, जिसकी वजह से यहां पर ये रोग होता है, या फिर जिसकी वजह से यहां पर ये सूजन आ जाती है, देख सकते हैं वहां पर। क्लियर है? फिर यहां पर लार ग्रंथियों का काम हुआ कंप्लीट, और उसके बाद में यहां पर जो मेन ग्रंथि है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो खास तौर पे प्रभावित होती है, उसका नाम है पेरोटिड ग्रंथि। कौन सा है, पेरोटिड ग्रंथि। और पेरोटिड ग्रंथि में सूजन की वजह से ही यहां पर क्या होता है, फूल जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद में बात करें फिर यहां पर दवाई की, तो दवाई कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो टेरामाइसिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इसके लिए, और बाकी नमक के पानी से सिकाई भी की जाती है। ठीक है, 2 काम करते हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक, उतना कोई खतरनाक नहीं। अब यहां पर फिर बात करें खसरा रोग की। ठीक है, 12वां और लास्ट। अब इसमें याद रखने वाला केवल एक ही बात है कि ये जो खसरा रोग है किस कारण से होता है, तो ये मार्बेली विषाणु की वजह से होता है। किसके वजह से, मार्बेली विषाणु के कारण होता है, इसके कारण होता है। और ये रोग किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, वाहक क्या है, तो वाहक है वायु के द्वारा वाहित रोग है। ठीक है, वायु के द्वारा इसके विषाणु फैलते हैं, एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, और वो ये रोग बढ़ता जाता है। ठीक, ये खसरा रोग है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट केवल है जो याद रखने वाले हैं, बाकी कोई उतना ज्यादा खास नहीं, ये लक्षण वगैरह उतना खास नहीं है। क्लियर है? ये एक ही लाइन है। अब लक्षण क्या है देख लो, तो आंख और नाक से क्या होता है, पानी बहना चालू हो जाता है, जिसको भी खसरा रोग होता है। क्लियर है? ये बाकी एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा खास नहीं है, यही है। ठीक, फिर इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो इस जब भी खसरा रोग होता है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें कोई एक अंग प्रभावित नहीं होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये वाला जो क्लास है वायरस से होने वाले रोग कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें एक भी रोग ऐसा नहीं है जो छूटा हो, सारे के सारे यहाँ पर 12 रोग पूरे कंप्लीट किए हमने। और लास्ट में आपको एक काम करना, थोड़ा सा मेहनत करना है, वो ये है कि इसका जो भी नोट्स आपने बनाया है, लिखा है, वीडियो को देखकर उसको रिवाइज कर लेना है एक बार और। ठीक है, ताकि यहाँ पर ये रोग है ये एकदम कंप्लीट हो जाए, और किसी ट्रिक के मामले में नहीं फंसना है कि ट्रिक से हम इसको याद कर लें, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा। क्लियर है? और लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।